So we'll continue with the same topic, same chapter जो हमने कल स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 19, एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स? मीनिंग नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा हूँ ना, मीनिंग हमने अभी किया नहीं। एडजस्टमेंट्स करने के बाद, थोड़े सम करने के बाद मीनिंग और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी तक आपके एडजस्टमेंट्स क्या है? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर, जनरली जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है वो एडजस्टमेंट है ना। ये मैंने कल भी यही बात कही थी, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ। अगर कहीं मीनिंग आ गया तो ये मीनिंग नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करवाना है कि ये एडजस्टमेंट होती है। ठीक, एक आध एडजस्टमेंट अंदर भी होती है ट्रायल बैलेंस के, वो जब आएगी, मैंने कल भी यही कहा था, वो तब बात करेंगे। आई होप आई एम क्लियर, फॉलो कर रहे हो मेरे को? अभी तक आपके लिए ये आइडेंटिफिकेशन है कि एडजस्टमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है। अब इसको इतना मत हार्ड ले लेना, पता नहीं क्या इसका मीनिंग होगा, एडजस्टमेंट का समझा ही नहीं पा रही, हमें समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, मीनिंग सिंपल है, लेकिन थोड़े सम करने के बाद समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ आ जाएगा। कंपैरेटिवली ज्यादा बच्चों को समझ आ जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। अगर मैं भी करवाता हूँ तो अगर 40 बच्चे बैठे हैं क्लास में, इनको मिला के सपोज, तो आपको 40 में 10 तो समझ आ जाएगा। अगर मैं बाद में करवाऊंगा 40 में 30-35 समझ आ जाएगा, बात ये है ना। तो एक बार ही कहा, ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जाएगा। आज हमारे लिए मीनिंग एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंट नहीं है, आज हमें एडजस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, मीनिंग बाद में होता रहेगा। ठीक, एक बात थी एडजस्टमेंट की, ये मोर इम्पोर्टेंटली जो है, एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट क्या रहती है, क्या मैंने कल बताया था एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट का? किसी भी दो स्टेटमेंट्स में ही आएगी, एक इनकम स्टेटमेंट में से और एक पोजीशन स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में से एक में आ जाएगी, एक बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट आ जाएगी, या कई ऐसी भी होती हैं जो एक ट्रेडिंग में आ जाती है, एक बैलेंस शीट में आ जाती है, आपके सिलेबस के हिसाब से, है ना। कई ऐसी भी होती हैं 2 बार ही बैलेंस शीट में आ जाती है, तो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी सिंपली क्या होगा, एडजस्टमेंट जैसे हमने कल बात करी थी, हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक बना रहे हैं ट्रेडिंग, एक बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस, और एक बना रहे हैं बैलेंस शीट। ऐसे ही एक एडजस्टमेंट ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में ऐसे आ सकती है, नहीं तो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में ऐसे आ सकती है, 2 बार ही आएगी सेम चीज, नहीं तो फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में ऐसे आ सकती है। है क्लियर? और कल हमने इसका जो चार्ट सा था वो स्टार्ट कर लिया था, इसमें हमने एक एडजस्टमेंट, 2 कर ली थी ज्यादा। एक हमने कौन सी करी थी, क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि एक्चुअली आप उसको, जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 18, बाई चांस वहां पे कर चुके थे, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक जनरली इन मोर देन 90% केसेस इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, और हमें ये पता है कि जो बाहर दी हुई है वो एडजस्टमेंट है ना। आपने नोट भी किया होगा, हम कल भी यही बात कर रहे थे कि ये ऑलरेडी अपेयर हो रहा था 2 जगह पे। कहाँ कहाँ? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट से, 2 बार ही हो रहा था। एक आध सम ऐसा भी आया जहां पे क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था, आया था कुछ सब ऐसा दिया हुआ था, फिर आपने उसका क्या किया, 2 जगह लिया या एक जगह लिया? एक जगह पे लिया होगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं थी। तो कहाँ लिया उसको, याद है किसी को? बैलेंस शीट में लिया उसको, ट्रेडिंग में नहीं आता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक व्हेन इट इज गिवन inside the trial balance means when it is not an adjustment, then it comes only once, and that too at the credit, at the asset side of the balance sheet। फिर वो ट्रेडिंग में ऐसे किया होगा, एक बात सम था ऐसा भी, है ना। बट हम उसको एडजस्टमेंट लेके चल रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस क्लोजिंग स्टॉक एज एन एडजस्टमेंट आया था, तो हर एडजस्टमेंट 2 बार आएगी। एक हमने कर ली थी एडजस्टमेंट सेकंड वाली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, याद है? उसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया था, किसी को यहाँ हैंड रेज करना, ऑनलाइन भी हैंड रेज करना, ऑफलाइन वाले भी हैंड रेज करना। इसकी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या रही थी कल? यस मिताली। सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एंड डिपेंड करता है ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस होगा कि पीएनएल। यस, इट विल बी एडेड इन द ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, दोनों में से एक जगह। डिपेंड क्यों करता है मिताली? सर क्योंकि एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। तो बिल्कुल, लायबिलिटी मतलब जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो दोनों में से किसी में भी हो सकता है। यस, वो डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्ट है कि वो इनडायरेक्ट है, एक्चुअली, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्योंकि जिस एक्चुअली हमने क्या लिखा था, लिखा क्या था देखो, टू बी एडेड इन द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, उसी एक्सपेंस में ऐड कर दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस होंगे तो वेजेस में ऐड कर दिए जाएंगे, रेंट होगा तो रेंट में ऐड कर दिया जाएगा, सैलरी होगी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा। तो उस केस में
डिपेंड करता है कि एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग होंगे तो वेजेस में ऐड होंगे, मीन्स वो ट्रेडिंग में ऐड होगा। अगर सैलरीज आउटस्टैंडिंग होंगी तो वो सैलरीज में ऐड होंगी, मीन्स वो पीएनएल में ऐड होंगी। दोनों में एक जगह में आ जाएगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ उसका अकाउंट क्या है। देन लाइबिलिटीज में तो आना ही आना है, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वी आर लायबल टू पे दैट। मीन्स हमने सैलरी इंप्लॉइज को देनी थी, अभी दी नहीं, देने वाली पड़ी है ना, या हम कह सकते हैं ना कि उनका पैसा हमारे पास पड़ा है, कह सकते हैं लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी में तो वो आएगा ही आएगा। ये तो हमने एडजस्टमेंट्स कर ली थी, अब हम आगे एडजस्टमेंट जो है वो करेंगे। उसी चार्ट को कंटिन्यू करिए। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, इसका मीनिंग प्रीपेड एक्सपेंस का स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं हम, अदरवाइज ये ऐसा वर्ड है कि मैं चाहे मीनिंग ना भी बताता ना, आपको पता ही होना है ना, पता होना था ना। बताइए प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग। जब मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं ऑनलाइन वाले से साथ ही में पूछ रहा हूँ बेटा। यस बेटा अर्जुन, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, बड़ा क्लियर सा मीनिंग है, गुड। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ये उल्टा है ना। वो क्या था, एक्सपेंस ड्यू हो गए लेकिन पे नहीं किए। ये क्या है, एक्सपेंस ड्यू नहीं हुए थे, पे कर दिए। सैलरीज, सपोज एम्प्लॉय कोई एडवांस में ले गया, उसने भी काम नहीं किया पूरा महीना, सैलरी ड्यू तो नहीं हुई ना उसकी, दैट इज प्री पेड सैलरीज। अगर इसका मीनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऑपोजिट है तो इसकी ट्रीटमेंट भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऑपोजिट रहेगी। कौन बताएगा मेरे को? जिसको मेरी बात से समझ आया उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको मेरी बात से समझ आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने बताया है ना। जिनको पहले पता था मैं उनकी बात नहीं करता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के उल्टा उसका मीनिंग और ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट अब क्या रहेगी एडजस्टमेंट्स में? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्यों आएगा? हम उसे डेबिट साइड कर रहे थे, कुछ ऐसे कर रहे थे उसे, हम क्या कर रहे थे उस एडजस्टमेंट को? पिछली बार क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे एक्सपेंस में, क्या कर रहे थे? अब क्या करेंगे? माइनस कर। अगर आप इसको क्रेडिट साइड भी ले लो ना तो आपका आंसर फिर भी आ जाएगा, क्योंकि जो हम डेबिट से माइनस कर रहे हैं मीन हम क्रेडिट में ऐड कर रहे हैं, बात एक ही है ना। लेकिन इसको माइनस करना है, अब कहां से माइनस करेंगे? रेस्पेक्टिव एक्सपेंस से। किसमें, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट लॉस में, ट्रेडिंग में नहीं। अगर वेजेस हो गए प्री पेड तो क्या करोगे? दोनों में हो सकते, सेम ट्रीटमेंट, सारा कुछ सेम, रिवर्स करना है उसको। जो प्लस कर रहे थे उसको माइनस कर दो, और जो लायबिलिटीज में था पिछला इसको एसेट्स में ले लो, बिल्कुल ट्रीटमेंट इसकी उल्टी है। मींस अगर मैं कॉमन लेके चलूं तो माइनस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट में एसेट्स साइड। इन चीजों को याद नहीं करना है, आपने याद नहीं कर पाओगे अकाउंट्स में, ऐसे कुछ भी नहीं याद कर पाओगे आप। याद नहीं करना है कि लॉजिक से रखना है अपने माइंड में, फिर है ना? लॉजिक रख के करोगे याद भी नहीं करना पड़ेगा, सम्स भी निकलेंगे। क्रैम करके करोगे क्रैम तो होना नहीं, सम्स भी नहीं निकलने। ठीक, ये एसेट क्यों है? प्रीपेड तो है, एसेट क्यों है? प्रीपेड तो मैंने भी लिखा है बोर्ड पे तरफ। क्योंकि हमने मनी पहले पे कर चुके हैं और मतलब हम उनके सामने जितना विदाउट पेइंग देम अगेन। गुड, और कुछ और सिंपल करें इसको? आप बता दो, क्या पता आपका सिंपल ही हो। आप सोच रहे हो, आप सिंपल मत करो, आप बताओ, मैं बता दूंगा और सिंपल है कि नहीं है। यस बेटा वंशिका। देन हाउ इट इज एन एसेट देन?
उल्टा हेडेक नहीं होगी, पहले पैसे पे करने पर काम मिलेगा नहीं मेरे को उससे। उल्टा हेडेक बट तो नहीं गई। हेडेक को आप कर सकते हो मॉनेटरी वैल्यू में। मेरी हेडेक 100 रुपए की मैंने पे कर, हो सकता है। नॉन मॉनेटरी तो नहीं है। लाइबिलिटी अभी हुई ही नहीं बेटा, लाइबिलिटी तो बननी भी नहीं थी। सोच रहे हो अच्छी बात है, हंसो मत। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप बैठे हुए हो आंसर नहीं कर रहे हो ना, वो खड़ी है और आंसर कर रही है आपसे 10 गुना अच्छी। एटलीस्ट वो सारी गलतियां वो करी जा रही है जो उसने बाद में करनी थी, जो कि आप बाद में एग्जाम में करोगे। मैं बताऊंगा आपको। आंसर देना डिफिकल्ट है, क्लास में खड़े होकर हंसना तो बहुत औखा है। हंसना ही करनी है, उसमें क्या है, कर तो सारे ही कर रहे हैं। आंसर देके दिखाओ जो हंस रहे हो। बात गलत सही की थोड़ी है, वो सही करिए गलत करिए। आप देखोगे एक साइड जा रही है, वो सोच तो रही है कम से कम हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा कहाँ है, उसकी गलती निकालती है। अच्छा उसने ये कहा, सर ने ये कहा, ही। अभी तो अकेले अकेले दो बैठे होते ऐसे बाह मार देते हैं ना, वो क्या कह रही है वो। आंसर दे दो ना, खुद दो, देन सी कितने बच्चे हंसते हैं फिर। यस बेटा, गुड ट्राई अंशिका। अभी हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया, बिल्कुल ठीक है। या आपकी बात बिल्कुल ठीक है बच्चे, जो आप कह रहे हो। मैं इसको ऐसा करूं कि मेरे पैसे उसके पास पड़े हुए, मैंने काम तो नहीं लिया, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 10 रुपए किसी को दे लिया, रख ले 10 रुपए में से, बाद में मैं तेरे से ले लूंगा या मैं इसकी चीज ले लूंगा। मेरे तो 100 रुपये है ना, मैंने चीज तो नहीं ली। 190 मेरे पास है, 10 रुपए केतन के पास है, मैं केतन 10 रुपए फाड़ मैं तो बाद ले लूंगा, या मैं तेरे से काम ले लूंगा बाद में। अभी मैंने काम तो नहीं लिया, पैसा तो मेरा ही है, पड़ा उसके पास है, प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरी एसेट। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, एक्सपेंसिव लाइबिलिटी कैसे थे कि मैंने उसके पैसे, उससे काम ले लिया एम्प्लॉय से, पैसे नहीं दिए, उसके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर मेरी जेब में 100 रुपया है, मैंने 10 किसी के देने हों सपोज, तो 10 मेरे नहीं है, ये नहीं खर्चे, 90 खर्चने हैं, 10 तो उसके हैं, बिकॉज आई एम लायबल टू पे दैट। वो मेरी लाइबिलिटी। जो मेरे पैसे किसी के पास पड़े हुए हैं मेरी एसेट है, जो किसी के मेरे पास पड़े हुए हैं वो लाइबिलिटी। बात फॉलो कर रहे हो? जो मैंने देने हैं वो एसेट लाइबिलिटी, जो मैंने लेने हैं किसी से वो मेरी एसेट। ले रही है बात? ठीक है। बाकी जैसे भी आप इसको याद कर रहे हो, समझाने का ही वे है, जैसे भी आप याद कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक आपके पास होना चाहिए, अपना बनाया हुआ हो। जो आपने बताया बिल्कुल ठीक था, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक था, जो आपने बताया वो आसपास था, जो मैंने बताया हल्का सा वो भी ठीक था। किसी तरीके से याद कर लो। बात तो ये है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स। ठीक। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 4 इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, अब ये क्या होती है एक्रूड इनकम? मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं सो दैट कि ज्यादा हाथ खड़े हो जाए। एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपस में रिलेटेड है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो इनकम है वो एक्सपेंस है। मेरे को लगता है मैंने 90% आंसर दे दिया है, 10% रह गया। हाथ भी ज्यादा खड़े खड़े। गुड। सिर्फ लिखने में मत जाओ बेटा, ये जो बुक में लिखा है उसको मत पढ़ो, अभी बुक में घर जाके पढ़ा करो, है ना। फिर भी आप उससे रिलेट कर लोगे जो आपने यहाँ समझ के लिखा है या मैंने बताया ना। अब मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, आप बुक से देख के आंसर कर रहे हो, समझ नहीं आया होगा आपको। यस मुस्कान। द इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या थे? द एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम क्या है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्रूड इनकम है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है। इसकी भी ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के उल्टा कर दीजिए हल्की सी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या थे? लाइबिलिटी थे या एसेट थे? लाइबिलिटी, और देने थे। ये हमारी क्या बन जाएगी? एसेट बन जाएगी, बिकॉज पैसे हमने लेने हैं। तो इसको पहले यहां लिख दो, एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में, हम उसको ऐड कर रहे थे इन द रेस्पेक्टिव एक्सपेंस। एक्रूड इनकम को हम क्या करेंगे? हैंड रेज कर लेंगे। हैंड रेज करनी है आपको, कोई नहीं है, और गैस ही होता है। क्लास में टीचर कभी नहीं मांग रहा होता कि आंसर आप राइट दीजिए, हमें नहीं चाहिए। आप गलत दे दीजिए, आपका गलत निकल जाएगा, एक बारी सही बच जाएंगे आपके पास। गलत संभाले रहते हो, गलतियां तब होती हैं। यस बेटा, यस यस, हाँ जी। पीएल में, ट्रेडिंग में क्यों नहीं आएगा? ये ट्रेडिंग में क्यों नहीं आएगा?
मेरे को आंसर वो दिया करो जो मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं आपको, पहले किए हुए मत दिया करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने ऐड किए, चाहे वो ट्रेडिंग में कर लीजिए चाहे वो प्रॉफिट लॉस में कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी तो ऐसे होना चाहिए, वाई ओनली पी एंड एल, क्योंकि सर लिखा हुआ है कॉपी पे जो ट्यूशन वाली उस पे, बस ये बात है और कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा क्रैम मत कीजिए, नहीं होगा, हर बारी पकड़े जाओगे। जब लॉजिक होगा ना तब चलेगा, पता आपको। आप लोग कर चुके हो, मेरे को पता है, मोस्ट ऑफ यू, कईयों ने किया हुआ है। आपके आंसर्स देख के, आपके जो एक्सप्रेशन देख के ना फेस से चल रहा है, पता बहुतों ने किया हुआ है, बट मैं उस एक को करवा रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको, जिसने नहीं किया हुआ। अब वो एक कौन है? वो एक नहीं है, वो एक एक कई है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सारे पता नहीं वहीं जा रहे हैं, मैं उस एक को करवा रहा हूँ। ये ना हो कि आप ऐसे आंसर मैं भी बोलूँ हाँ बेटा ठीक है पी एंड एल में आ जाएगा, ठीक है। अब जिसको इस बात का नहीं पता, जो कहीं नहीं जा रहा शाम को, उसको नहीं चलना पता ये ट्रेडिंग में क्यों नहीं आता, बाय ओनली पी एंड एल। बताओ प्रॉब्लम वाली बात, क्योंकि आसपास हो आप, मैं बताऊं करब आसपास। नाम क्या है बेटा आपका? आशीष। बैठ जाओ बच्चे। नहीं आप तो आंसर दो, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में सर इनकम इसलिए नहीं आती क्योंकि सर उस टाइम इनकम होती नहीं है हमारे पास, क्योंकि परचेज एंड सेल ही होता है वहाँ पे। परचेज इनकम नहीं है, परचेज एक्सपेंस है। नहीं सर, परचेज एंड सेल ही होता है वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, आप थोड़ा सा और पास हो गए हो, कोई और क्लियर कर सकता है? काफी पास हो आप। अगर मैं कहूँ कि 80% था वो, तो आपने उसको 90 कर दिया है। यस, 100 ही करना है हमने बस। यस, क्योंकि सिर्फ जितनी भी सारी इनकम्स है ना, वो सारी देखो पी एंड एल में आ रही। कोई इनकम है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ रही, एक्सेप्ट डायरेक्ट इनकम दैट इज सेल, एक्सेप्ट डायरेक्ट इनकम दैट इज सेल, जो मेन ऑपरेशंस काम है बिजनेस के, उसके अलावा इनकम्स कौन सी थी? डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, सारी सारी कहाँ आ रही हैं? ये पी एंड एल में। ट्रेडिंग में तो कोई इनकम नहीं आ रही, तो ट्रेडिंग में ये आ ही नहीं सकता। एंड इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? इसको प्लस करेंगे। हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम है इंक्रीज हो रही है, हमने रिसीव नहीं किया हुआ। नो ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट प्लस in the respective income and asset side of balance sheet of course, क्योंकि पैसा हमारा किसी के पास पड़ा हुआ है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एंड सिमिलरली एक और ऐसी ही कर दीजिए, एडवांस इनकम, इसको आप रिलेट कर लेना, चाहे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस से चाहे एक्रूड इनकम से कर लो, आपकी मर्जी है। एडवांस इनकम नेम से क्लियर है, द इनकम विच हैज बीन received in advance, not earned but received। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, नॉट ड्यू बट पेड, है ना। और ये एडवांस इनकम है, नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। किसी से रेंट पहले ले लिया, है ना, किसी से इंटरेस्ट पहले ले लिया, वो है एडवांस इनकम। कौन बताएगा ट्रीटमेंट इसकी? चाहे इसको आप प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेट कर लीजिए इसका आंसर, या एक्रूड इनकम से कर लीजिए, थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। यस प्लीज। बिल्कुल ठीक है बेटा। नो ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग, रीजन इज अगेन सेम, बिकॉज इनकम कोई आती नहीं ट्रेडिंग में एक्सेप्ट दैट सेल ऑफ गुड्स। इधर माइनस फ्रॉम दैट रेस्पेक्टिव इनकम एंड इधर लायबिलिटी साइड, बिकॉज पैसे हमने एडवांस में ले लिए, बनते नहीं थे, वी आर लायबल टू पे इधर, और वी आर लायबल टू पे द प्रोवाइड द गुड्स और सर्विसेज, है ना। हमने काम अभी करना है, पैसे पहले ले लिए। रेंट में बिल्डिंग दी थी, अभी उसने बिल्डिंग यूज नहीं करी, हमने कहा एडवांस रेंट दो भैया, वो एडवांस रेंट हमारा एडवांस इनकम बन गई है, वो बिल्डिंग यूज करेगा पूरा महीना, उसका ड्यू होना है महीने के बाद, हम उससे क्या रहे हैं, पहले पैसे दे दो एडवांस इनकम, ठीक है। और जो मेरे लिए एडवांस इनकम है उसके लिए क्या है? वो एडजस्टमेंट से बताओ मेरे को। प्रीपेड एक्सपेंस, यस प्रीपेड एक्सपेंस, जो मेरे लिए एडवांस इनकम, वो उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरी बिल्डिंग रेंट पे है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, रेंट में रिसीव कर रहा हूँ कि पे कर रहा हूँ? मैंने पहले रिसीव कर लिया, उसने पहले पे किया, तभी हुआ ना मेरा रिसीव। तो जो मेरे लिए एडवांस इनकम है उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। अगर मैंने सैलरीज इंप्लॉइज को, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने सैलरीज इंप्लॉय को पे करनी है, उसने महीना पूरा काम कर लिया, मैंने सैलरी नहीं पे करी, मेरे लिए वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके लिए क्या है? एम्प्लॉय के लिए
एक्रूड इनकम। रिलेशन समझ आ रहा है? एक बंदे का एक्सपेंस, एक की इनकम। किसी का आउटस्टैंडिंग है, दूसरे का एक्रूड। किसी का एडवांस पेड है, उसका एडवांस रिसीव्ड, क्योंकि चीज एक ही है। मेरे लिए परचेज है, किसी के लिए सेल होगी। मैं पैसे पे कर रहा हूँ, कोई रिसीव कर रहा होगा। कोई डिस्काउंट दे रहा है, मैं डिस्काउंट ले रहा हूँ। डेबिट और क्रेडिट। समझ आ रही है बात? चैप्टर किया बिल ऑफ एक्सचेंज, याद है? रिलेशन गुड्स परचेज्ड सोल्ड, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, ऐसे कर रहे थे। ट्रांजैक्शन एक ही है, बिकॉज पार्टीज दो हैं। एक की बुक में कुछ और बन जाता है, दूसरे की बुक में उसका रिवर्स बन जाता है। ठीक? जब हम बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक हमें क्रेडिट करता है। ये भी याद होगा, कैश बुक में भी किया था, बीआरएस में भी किया था हमने। याद आ रहा है ना? रिलेशन वही है। ठीक है, ये चारों आपस में रिलेटेड है। अगर आप एक को याद कर लो ना, बाकी तीन अगर लॉजिक लगाओ तो तीनों ऐसे ही याद हो जाएंगी, नहीं तो ये कंफ्यूज कर देंगी आपको। शुड वी गो टू फर्दर एडजस्टमेंट्स? देन नंबर 6 इज डेप्रिसिएशन। ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एंड माइनस from the respective asset. ट्रेडिंग में कोई नहीं आएगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज देयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन P&L में डेबिट साइड, बिकॉज इट इंक्रीजेज आवर एक्सपेंस, लॉस हो रहा है हमें, एक्सपेंस हो रहा है। और बैलेंस शीट में उस एसेट से माइनस कर दी जाएगी जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करी जा रही है। ठीक है, वो सपोज कहे कि डेप्रिशिएट मशीनरी है से 50,000 रुपीज की, ही सेज डेप्रिशिएट इट बाय से ₹5,000, 10%। तो बैलेंस शीट इसमें P&L में आएगा 5,000 रुपीज जितनी डेप्रिसिएशन है, और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट रहेगी? 50,000 माइनस 5,000, 45,000। तो यू कैन सी कि 5,000 ही दो बार ट्रीट हो रहा है, 50 नहीं हो रहा, क्योंकि 50 आपको अंदर दिया होगा, एडजस्टमेंट नहीं है। 10% एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, यहाँ भी आके डेबिट और यहाँ कर दी। ये नहीं आपने करना है कि माइनस करके 45 यहाँ लिखोगे। जितना लॉस हुआ है प्रॉफिट लॉस में वो आएगा। बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू आएगी, एसेट पहले 50 की थी, लॉस कितना हुआ? 10%, 5,000, वो लॉस डेबिट साइड है ना। और अब कितने की है एसेट? 45 की। बिकॉज जनरली आप लोग ये मिस्टेक कर देते हो, यहाँ 45 ले लेते हो, 45 नहीं लेना है। यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो लेना है, लॉस हमारा 5 हुआ है, एसेट कितने की है? 45 की, वो यहाँ शो करेंगे माइनस करके। है भाई क्लियर? एक आध हम सम कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। जो आपने पेज कंटिन्यू किया हुआ है ना, एक आध पेज छोड़ देना, क्योंकि जैसे हम एडजस्टमेंट लिख रहे हैं ना, सो दैट कि आपका सारे का सारा चार्ट एक ही जगह पे आ जाए। बाद में आपने कुछ लर्न करना हो, उसमें से समझना हो, कुछ भी करना हो, जगह जगह पे ना हो। आप अपनी राइटिंग के हिसाब से, मैंने 15, 16, 17 एडजस्टमेंट्स करवानी है, अपनी राइटिंग के हिसाब से 1, 2, 3 जितनी अच्छी लगती है आप पेजेस छोड़ दीजिए। प्लस अगर आपने कोई मैटर वगैरह लिखना हो उस हिसाब से आप छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2 छोड़िए, 3 छोड़िए, अपने हिसाब से 15, 17 मेरी एडजस्टमेंट्स करवाने वाली है। ठीक है, This will start with sum number 1, page number is 19.66. आप देखिए, अब it says following are the balances extracted from the books of Manish as on 31st March 2020. Capital, drawings, plant and machinery, delivery vehicles, sundry debtors, sundry creditors, purchases, sales, wages, cash at bank, salaries, repairs, stock on 1st April 19, rent, manufacturing expenses, bills payable, bad debts and carriage inwards. इसमें से कोई प्रॉब्लम हो? बिकॉज हमने जब लास्ट चैप्टर किया ना, वहाँ 2-3 सम्स हमने किए होंगे, जो लिख लो भी आगे, टी है कि पी है कि बी है, लिखते रहे ना हम, उसके बाद हमने छोड़ दिया होगा, है ना। इसमें से कोई डाउट है कि कौन सी चीज ट्रेडिंग में आनी है, कौन सी प्रॉफिट लॉस में आनी है, या कौन सी बैलेंस शीट में? तो मेरे को बता दीजिए, पहले वो क्लियर कर लें। सब पता है कौन सा कहाँ पे आना है? वेयर द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल बी पोस्टेड? ट्रेडिंग में कोई एक्सपेंस उसके आगे वर्ड लग जाए, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग में आ जाएगा। सैलरीज कहाँ आती हैं? प्रॉफिट। अगर लिखा फैक्ट्री सैलरीज, ट्रेडिंग में। ये नहीं कहना सैलरीज है, फैक्ट्री सैलरीज में डायरेक्ट हो गया। रेंट कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर लिखा फैक्ट्री रेंट, ट्रेडिंग में डायरेक्ट बन जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस सब ट्रेडिंग में। ठीक है,
एक टर्म यहाँ दी हुई है आपको डिलीवरी व्हीकल्स, ये क्या है? डिलीवरी व्हीकल्स क्या बनेगा? एसेट। और एक यहाँ पे है, बस बाकी ठीक है आपने किए हुए हैं, ये थोड़े नहीं लग रहे थे। Then he says prepare trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st March 2020 after following adjustments are made. Closing stock was rupees 16,000. Depreciate plant machinery at 10% and delivery vehicle at 15% and unpaid rent amounted to 500. Unpaid rent means outstanding rent, due but not paid, outstanding. जिसकी एडजस्टमेंट है ना, उसको अगर वो अंदर वैल्यू दी हुई है टिक कर लीजिए। जैसे एडजस्टमेंट नंबर 2 किस पे है? डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे, अंदर प्लांट मशीनरी को टिक करो, आपको याद रहे कि ये एडजस्टमेंट है इसकी, और जब करोगे टिक तो वो याद आ जाएगा। सिमिलरली डिलीवरी व्हीकल टिक कर लो, एक आप रेंट टिक करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ एक्सटेंशन है इन 2-3 एडजस्टमेंट्स की, बाकी सारा चैप्टर नंबर 18 ही है। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करिए, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नया नहीं है इसमें। ट्रेडिंग जैसे आप बना रहे थे ना, ट्रेडिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप जब तक स्टार्ट करिए।